हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और साथ ही ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर आप यूके ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ चंद्रवंश का दूसरा टॉपिक आज आपके यहाँ पे लेके चलने वाला हूँ। मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास में चंद्रवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो इसकी स्थापना से लेकर रुद्रचंद तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रुद्रचंद से दो पुत्र थे रुद्रचंद के, एक था कुंवर सिंह और दूसरा था लक्ष्मीचंद। कुंवर सिंह इसमें बड़ा था जो कि अंधा था, और अंधा होने के कारण इसने अपना राजपाट जो था वो अपने छोटे भाई लक्ष्मीचंद को दे दिया था। साथ ही मैंने इसके बताया था आपके पास ऐसी शक्ति थी कि कितनी भी दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको बता सकते, उसकी आवाज़ सुनकर ये बता सकता था कि वो कितनी दूरी पर खड़ा है, यानी कि कुंवर सिंह के पास ये शक्ति थी और उसने अपने छोटे भाई को लक्ष्मीचंद को अपना राजपाट दे दिया था। आज हम इस वीडियो में लक्ष्मीचंद से लेकर ज्ञानचंद तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इससे पहले मैं आपके साथ बता चुका था लक्ष्मीचंद यानी कि रुद्रचंद के तक के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके दो पुत्रों के बारे में, और हम बात कर रहे हैं अब लक्ष्मीचंद के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलने वाले, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हुआ ये कि उसके बाद जब राजा रुद्रचंद की मृत्यु हुई तो उसके दो पुत्र थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कि रुद्रचंद के बाद वैसे शासक बनना था कुंवर सिंह को, लेकिन अंधा होने के कारण उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मीचंद को अपना शासन दे दिया था, और लक्ष्मीचंद ने उन्हें मुल्क के दरबार का इंतजाम करने के लिए, यानी कि उनकी पूरा प्रबंधन जो था उनके पास सौंप दिया था। साथ ही शक्ति सिंह को उसने जमीन की नाप जोख आदि के लिए एक दफ्तर भी बना कर दिया था। सबसे पहली बात तो मोनाकोट का जो ताम्रलेख अभिलेख है, ताम्रलेख से इससे लक्ष्मीचंद के मानोदय पुस्तक में इसे जो था वो लक्ष्मीचंद के नाम से जाना जाता है, यानी कि मोनाकोट ताम्रलेख से, और इसका जो लक्ष्मण चंद मिलता है, और मानदेय पुस्तक से इसका नाम लक्ष्मीचंद मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे इसके नाम मिलते हैं। बात करें इसके बाद की, तो यहाँ पे जो जमीन के ऊपर रकम जो था, यानी कि जो कर जो था वो लगाया जाता था। लगाई हो गया, बैरक हो गया, रक्षिया, कूत, भात वगैरह, जो इस प्रकार के करों के यहाँ पे नाम मिलते हैं। यह पहला शासक था जिसने दारमा घाटी पर कब्जा किया। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास मिल गया है। चंद्रवंश का वो पहला शासक कौन था जिसने दारमा घाटी पर कब्जा किया था? वो था लक्ष्मीचंद। देखो फ्रेंड्स, लक्ष्मीचंद को जो था एक अलग नाम से भी जाना जाता था, जिसको बोलते थे लखुली बिरली, ठीक है। क्या कहते थे? लखुली बिरई के नाम से, यानी कि डरपोक बिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। इसके बारे में आगे डिस्कस करने मिलेगा भी, पढ़ने के लिए आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको लखुली बिराई के नाम के साथ साथ जाना जाता है। इसने दारमा घाटी पर कब्जा किया। सिपाहियों को गटक यानी फौज में भर्ती करते समय उनकी परीक्षा लेने का प्रबंधन भी यहाँ पे किया, यानी कि जब वो फौज में भर्ती उनको किया जाए तो उनकी एक परीक्षा भी यहाँ पर आयोजन किया जाए, ठीक है। और इसने अपने राज्य के कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 सरदार था जो कि परगने का अधिकारी था, दूसरा था फौजदार जो कि सैन्य अधिकारी था, और तीसरा था नेगी जो सहयोगी कर्मचारी था। राजा लक्ष्मीचंद ने अल्मोड़ा में महादेव का मंदिर बनवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आपके पास एक मिल गया है। अल्मोड़ा में महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा लक्ष्मीचंद ने करवाया था, और इसका नाम लक्ष्मीश्वर ने बागेश्वर से बागनाथ में जो है बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ ही इसका नाम उसने लक्ष्मीश्वर रखा, और इसी ने यानी कि लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का भी निर्माण किया था। इसके साथ ही उसने 2 अदालतें बनवाई थी जो कि थी न्यूमावली और बिस्तारी, ठीक है। लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और 7 बार हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसे जिस किले में जो राजा रहता था उसे शालबूंगा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जिस किले में रहता उसको क्या बोलते थे? शालबूंगा, यानी कि शाल का जो निवास होता है शालबूंगा, ठीक है। तो उसको शालबूंगा के नाम से, उसको जहाँ पे वो रहता था उसको शालबूंगा के नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें बड़ी मतलब किंवदंती भी हम इसको बोल सकते हैं, हास्यास्पद बोल सकते हैं, कि ऐसा भी कहा जाता है कि इसने कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर के जो पहाड़ी जो होते थे तो उसके चारों तरफ क्या कर दिया था? उसने घासें बिछवा दी थी। जब उसने 8वां जो आक्रमण किया तो पूरी घास जमा करवा दी थी, कि ताकि जब वो जीते, यानी कि जब गढ़वाल पर आक्रमण करके जब जीते तो उसने सब में आग लगवा के इस चीज़ की सूचना दे सबको, एक हर्ष की तरह, यानी कि उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, कि 7 बार वो हार चुका था। तो इस प्रकार से कहा जाता था कि उसने जो पूरी सीमा पर बॉर्डर पर जो था तो पहाड़ों पर उसने क्या किया था, जो घास के जो थे जो पूरा के पूरा मतलब गट्ठर रखवा दिए थे, और जब वो 8वीं बार जीता था तो उसने उसमें आग लगा के पूरे कुमाऊं मंडल में सूचित कर दिया कि मैं यहाँ पर जो था गढ़वाल में
जीत चुका हूँ। ठीक है। अगला उसने 8वीं बार जब आक्रमण किया तो 8वीं बार भी उसने बागेश्वर में देवी देवताओं की पूजा करके गढ़वाल पर आक्रमण किया और कुछ वहाँ पर सक्सेस हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो उसने पूरी तरीके से वहाँ पर रखा था। हर अश्विन माह की, यानी कि अश्विन मतलब असूज जो क्रांति होती है, जो असूज जो होता गढ़वाली में अश्विन माह को क्या कहते हैं, असूज बोलते हैं इसको। ठीक है। संक्रांति के दिन शाम के समय घास का आदमी बनाते हैं प्रत्येक अश्विन संक्रांति को, और उसमें फूल कांस इत्यादि लगाकर लड़के जलाते हैं। तो वही सिचुएशन है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसने इसी के उपलक्ष्य में बनाया था, क्योंकि उसने भी क्या किया था लास्ट में जब हुआ था, तो उसने क्या किया था, जब वो जीता था तो उसने इस तरीके से यहाँ पर एक हर्ष के रूप में उसने यहाँ पे क्या किया था, एक त्यौहार के रूप में उसको एक बहुत अचीवमेंट था कि उसने गढ़वाल को जीता था। ठीक है। गढ़वाल पर उसने आक्रमण के कुछ सफल हो रहा था, जीता तो नहीं था, कुछ भाग तक वो सफल रहा था। ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ पे लड़के क्या करते हैं, एक बनाते हैं और उसको जलाते हैं, साथ ही गाते हैं भैलो जी भैलो, भैलो खतडवा। ठीक है। भैलो जी भैलो खेलो, भैलो खतडवा, गेदा की जीत खतड़ की हार। यानी कि खतड़ा जो था वो खतड़वा जो था गढ़वाल वालों को कहा जाता था। ठीक है। और गेदा यानी कि जो गेदा जो था वो कुमाऊं के लोगों को कहा जाता था। तो जीत और खतड़ की हार, गेदा पड़ो श्योल, खतड़ पड़ा श्योल। इस प्रकार के यहाँ पे क्या कहता था, जो खतडवा उत्सव उसको बोलते हैं यहाँ पे, एक खतडवा उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे तो कुमाऊं क्षेत्र में। तो उसी के लिए बोलते थे कि जो कि अश्विन क्रांति को मनाया जाता है, जहाँ पर एक प्रकार के आग जलाई जाती है, लड़के जो फूल कास वगैरह इकट्ठा करके उसमें आग लगाते हैं, साथ ही इस नाचते कूदते हुए गाना गाते हैं कि भैलो जी भैलो, भैलो खतडवा, गैधा की जीत खदड़ की हार, गैदा पड़ो शोल, खतड़ पड़ा शोल। इस प्रकार के यहाँ पे एक जो था वहाँ पे एक गीत इस प्रकार से यहाँ पे गाया जाता है। ठीक है। जब उसके में मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक पूरा उसने एक त्यौहार उसके लिए था वहाँ पे उस समय, जो उसने गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों को वहाँ पे जीतने की कोशिश की थी। गैदा कुमाऊं के और गैदा जो थे वो कुमाऊं की कहलाए और खतड़वा जो थे गढ़वाल के सेनापति को कहा जाता था, जैसे कि मैंने आपको पहले जो युद्ध में मारे गए थे। ठीक है। रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद के समय कोई भारी विजय तो नहीं हुई थी, बस कुछ सरहदी लड़ाइयाँ जो हुई थी, सरहदी लड़ाइयों में विजय मिली। साथ ही राजा लक्ष्मीचंद जो थे जहांगीर के दरबार में भी गए थे। तो राजा जो लक्ष्मीचंद थे जहांगीर के दरबार में भी वो गए थे। तो इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको ऊपर पहले बताया था कि लखुली बिरदी के नाम से भी लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। अगला आता है इंद्रचंद। ठीक है। क्या आता है, इंद्रचंद। इसने 20 वर्ष तक शासन किया। यह राजा बड़ा घमंडी था, जो कि स्वयं को इंद्र की भांति मानता था। तो इस राजा के अपने यहाँ रेशम कारोबार, देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कुमाऊं यानी कि चंद वंश का कौन सा शासक था जिसने अपने यहाँ पर रेशम का कारोबार स्थापित किया था, इंद्रचंद था। रेशम के कीड़े पालने के लिए भी उसने क्या किया था, 7वीं शताब्दी में उसने तिब्बत राज्य से स्रोंगजांग जो गाम्पो जो उनकी रानी थी, जो ये रानी लाई थी, और उसकी नेपाली रानी ने इसका प्रचार जो था वो नेपाल तक कर दिया था। वहाँ से यह इस विधि का कुमाऊं लाया, और जो कि गोरखियाली राज्य यानी कि गोरखियाली शासन यानी कि 1790 के आसपास तक ये चलता रहा। साथ ही इसी के समय में रेशम कीट पालन, देखो अब देखो सबसे पहली बात ऊपर आपके पास क्या मिला, रेशम का कारोबार हुआ था किसके शासनकाल में, इंद्रचंद के शासनकाल में। और साथ ही रेशम, क्योंकि रेशम का कारोबार होगा तो रेशम का कीट तो पाला ही जा लगा है ना। तो रेशम कीट पालन का भी जो स्टार्ट किया था वो रुद्रचंद ने यानी कि इंद्रचंद ने किया था, इंद्रचंद ने किया था। ठीक है। और इसी के लिए उन्होंने शहतूत के पेड़, क्योंकि शहतूत के पत्तों पर ही रेशम कीट पालन होता है, तो इसलिए उन्होंने शहतूत यानी कि जिसको कीमू बोलते हैं के पेड़ भी यहाँ पे बोए गए थे। थोहरचंद दूसरा आता है, थोहरचंद जो था वो 1261 में गद्दी पर बैठा और इसने चंद वंश की पुनः स्थापना की थी। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, मैंने आपके पास इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अगला है गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद जो था वो राज्याधिकार पाने पर ज्ञानचंद ने सर्वप्रथम जो कार्य किया था वो ये था कि उसने राजा फिरोज शाह को, यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक, शासक फिरोज शाह तुगलक यानी कि तुगलक वंश का समय शासनकाल था भारत पर। किसका शासनकाल था, तुगलक वंश का शासनकाल था। तो तुगलक वंश का शासनकाल था तो उसने तुगलक वंश के जो तुगलक वंश का जो शासक जो था यानी कि फिरोज शाह तुगलक, तो उसने एक चिट्ठी लिखी यहाँ पे, एक पत्र लिखा वहाँ पर, और कुमाऊं के हिस्से पर कि कहा कि तराई भाबर क्षेत्र जो था वो हमेशा से कुमाऊं का हिस्सा रहा है। ठीक है। जो पहले कत्यूरी के शासनकाल में था, और अब वो चाहते थे कि अब वो चंदों के अंडर में रहे। तो इस बात को लेकर फिर वो क्या किए थे, राजाओं के पास उसने अपने पत्र में जो लिखा था कि पहले ये कुमाऊं कत्यूरी के पास रहा है, अब ये चंदवंश के पास होना चाहिए। यही उससे 1365 से 1420 ईस्वी के मध्य यह पहला राजा था जिसने फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट चढ़ाई थी। तो देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जा चुका है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो किसने की थी, गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि, यानी कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि जो दी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। साथ ही
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाने वाला चंद वंश का कौन सा शासक था? तो वो था गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है, और क्यों गया था? उसने, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसने एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कहा कि जो कुमाऊं का जो क्षेत्र जो था वो हमेशा से गढ़वाल का जो यानी कि जो तराई क्षेत्र जो था वो हमेशा से कुमाऊं के शासन का कुमाऊं के अंडर रहा है, कुमाऊं का एक हिस्सा बना रहा है। पहले कत्यूरियों का था, अब हम चाहते हैं कि चंद वंश का रहे। तो इसी बीच उसने 1365 से 1420 के मध्य ये पहला एक राजा था जो फिरोज शाह के दरबार में गया और उसको भेंट चढ़ाए। लेकिन जब वो उसके दरबार में गया तो उस समय जो फिरोज शाह तुगलक जो था वो शिकार पर गया था, तो ज्ञानचंद भी वहीं पहुंच गया, जिसमें उसने क्या क्या कि उड़ते हुए बाज को ज्ञानचंद ने एक तीर से घायल कर कर मार दिया था, जिससे प्रसन्न होकर फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को फिर गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि दी। ठीक है, तो देखो अब इसके पास उसने किस प्रकार से यहाँ पे है, तो आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रवंश का वो कौन सा शासक था जिसने एक तीर से उड़ते हुए बाज को मार गिराया था? तो वो था गरुड़ ज्ञानचंद था। साथ ही जो उसने इसको, इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फिरोज शाह तुगलक ने इसको ज्ञानचंद यानी कि गरुड़ की उपाधि दे दी थी। साथ ही उसने फरमान भी जारी किया कि तराई भाबर जो क्षेत्र है वो भागीरथी गंगा तथा कुमाऊं के राजा के अधिकार में रहेगा। साथ ही जो फिरोज शाह यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद को सौर विजेता के नाम से जाना जाता है, सौर विजेता के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? गरुड़ ज्ञानचंद को। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे कि नीलू कठायत जो था, जो इसका सेनापति था नीलू कठायत जो था वो ज्ञानचंद के दरबार में था। यह पहला चंद शासक था जिसने सोर क्षेत्र पर अधिकार, सोर क्षेत्र यानी कि पिथौरागढ़ को कहा जाता है सोर क्षेत्र। ठीक है, सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ पर अधिकार किया, क्योंकि सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ पर अधिकार करने के कारण ही गरुड़ ज्ञानचंद को सौर विजेता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, वैसे तो इसका मैं आपके पास एमसीक्यूज भी लेकर आऊँगा, लेकिन आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। खैरा खरकोट ताम्रलेख में नेपाली शासक विजयबम द्वारा तथा इसके बीच संधि का भी उल्लेख मिलता है। तो जो नेपाली शासक था विजयबम और गरुड़ ज्ञानचंद, तो इन दोनों के बीच में संधि का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? सेरा खरकोट के अभिलेख में मिलता है। अब आता है बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद की बात यहाँ पे हो रही है। तो बाज बहादुर चंद जो था वो चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जो कि 1638 में गद्दी पर बैठा था। यह बाजचंद या बालाचंद के नाम से भी जाना जाता था। इसे कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है। तो कुमाऊं का बलबन किसे कहा जाता है? बाज बहादुर चंद को। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास देखिए, आपके पास उपनाम की वीडियोज मैं आपके पास पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जितने भी यहाँ पे उपनाम रहे हैं गढ़वाल यानी कि कुमाऊं क्षेत्र के, जो भी महान विभूतियाँ रही हैं, जैसे राजा रहे हैं, उन सब के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने ऊपर आपको पहले बताया कि लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं का बलबन के नाम से राजा बाज बहादुर चंद को जाना जाता है। तो इस प्रकार के उपनामों के बारे में जो वीडियो है मैं आपके पास पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप इसको देख सकते हैं। तो उसको कुमाऊं का बलबन के नाम से जाना जाता है। उस समय यानी कि जब बाज बहादुर चंद राजगद्दी पर बैठा था तो भाबर क्षेत्र, जो भाबर का तराई जो क्षेत्र था वो फल फूल रहा था। वहाँ जो सालाना जो था वो 9 लाख तक की यहाँ पर आमदनी होती थी। लक्ष्मीचंद और बालचंद के बीच राज करने वाले राजाओं का युद्ध जो था वो घरेलू लड़ाइयों में बीतता चला गया, इसलिए बीच में इसके बारे में किसी का वर्णन नहीं मिलता है। जो इम्पोर्टेंट होता है उसी का वर्णन यहाँ पे मिलता है इतिहास में। तो इनका जो समय था घरेलू लड़ाई में बीता, जिस कारण तराई क्षेत्र पर ये ध्यान नहीं दे पाए और तराई क्षेत्र पर कठेर के हिंदू मुखिया का यहाँ पर कब्जा हो गया। किसका शासन हो गया था? कठेर जनजाति के जो हिंदू मुखिया जो थे उनका यहाँ पर कब्जा हो गया, क्योंकि अपनी घरेलू लड़ाइयों से उनको फुर्सत नहीं मिली, तो इसलिए वो तराई क्षेत्र पर अपना ध्यान ही नहीं दे पाए। तो ऑब्वियसली है कि जब घर में, वही एक कहावत है ना कि 2 बिल्लियों के झगड़े में क्या करता, तीसरा कोई क्या करता था, हाथ मार जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई कि वो अपने आप ही आपस में लड़ते रहे और तीसरे ने यहाँ पर फायदा उठा दिया। राजा बाज बहादुर चंद अपनी शिकायत लेकर राजा शाहजहाँ के दरबार में पहुंचा। तो उसके बाद राजा बाज बहादुर चंद जो था अपने जो शिकायत के लेकर वो शाहजहाँ के दरबार में पहुंचा, जिसके बाद राजा के बादशाह को कठेड़ियों के जुल्म से मुक्त करवाया था। तो राजा ने क्या किया था बादशाह को, यानी कि जो, अब देखो इसने क्या किया था कि तराई भाबर क्षेत्र जब उस समय था उसने क्या किया कि उसका भी फ़ायदा उठाया बाज बहादुर चंद का। इसने ये इनको कहा कि अभी युद्ध चल रहा है तो ये लड़ाई में शामिल हो जाएं, और लड़ाई में शामिल होने के बाद तब उसके बाद सोचेंगे क्या होना है। ठीक है, तो शाहजहाँ की यहाँ पे बात हुई है, तो ऑब्वियसली है कि शाहजहाँ किस वंश का शासक था। ठीक है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे मुझे कि किस वंश का शासक था शाहजहाँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए शाहजहाँ का जो शासनकाल रहा है वो इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे शासनकाल इसको बोल सकते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल की बात यहाँ पे जब हो रही तो इसका शासनकाल बहुत ही
स्वर्णिम अक्षरों के रूप में जाना जाता है। स्थापत्य कला का युग इसको कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है, जो कि शाहजहां का जो शासनकाल रहा है तो वो 1627 से 1658 के आसपास तक रहा है। ठीक है, तो इसी बीच में क्या हुआ कि इसने कठोरियों को जो जुल्म से इसको मुक्त करवाया बादशाह को। ठीक है, और बादशाह ने उसे कहा कि इस समय जो क्या था युद्ध चल रहा है तो वो भी शामिल हो जाए। जीत में उसे जो अगर वो जीत गए तो उसको भाबर तराई क्षेत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 1654-55 में ईस्वी में जब जहांगीर द्वारा सेना भेजी गई तो राजा की सेना भी उसमें शामिल हो गई और बहादुर इसके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और इनके साथ ही बहादुर की, इसलिए इसके बाद उसको बहादुर की उपाधि दे दी गई। ठीक है, ऐसे इसका नाम क्या था, बाज चंद जो था। ठीक है, तो उसके बाज बहादुर चंद उसको कहा गया फिर उसके बाद। ठीक है, तो इसमें वो बहुत बहादुरी से लड़े, इसके नाम उसके उनको बहादुर की उपाधि दी गई है और वादे के अनुसार तराई क्षेत्र दे दिया गया। बाज बहादुर चंद को भूप सिंह की पुत्री तीलू रौतेली ने पराजित किया था। अब देखो भाई, तीलू रौतेली की बात यहाँ पे आई है। तीलू रौतेली यानी कि गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है तीलू रौतेली को। तो उपनाम की वीडियो, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उपनाम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तीलू रौतेली का बहुत ही बड़ा इतिहास यहाँ पे रहा है, बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे रहा है गढ़वाल के इतिहास में। ठीक है, एक वीरांगना के रूप में इसको याद किया जाता है। तो बहादुर चंद को था जो तीलू रौतेली ने पराजित किया। तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि बाज बहादुर चंद को किसने हराया था, वो था तीलू रौतेली ने। और तीलू रौतेली के पिता का नाम क्या था, वो था भूप सिंह। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जो पेपर हुआ था शायद वो सहायक समीक्षा अधिकारी का था या फिर व्यक्तिक सहायक का था, लेकिन थे हाईकोर्ट के दोनों पेपर, है ना। तो उसमें पूछा गया था कि सिरदेश सुमन की पत्नी का नाम पूछा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस हिसाब से आयोग का जो पेपर बनाने का जो तरीका है उससे मैं आपको एक संभावना बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीलू रौतेली के पिता का नाम था भूप सिंह। ठीक है, और तीलू रौतेली ने किसको पराजित किया था, बाज बहादुर चंद को पराजित किया था। इसने सक्कों और होड़ों से सोरदी नामक कर वसूलना शुरू किया था। किसने, बाज बहादुर चंद ने। तिब्बत पर आक्रमण कर बाजपुर नामक नगर की स्थापना की। तो उसने तिब्बत पर आक्रमण किया और बाजपुर नामक एक नगर की स्थापना की। इसने गढ़वाल के बधानगढ़ व लोहाबाग दोनों पर चढ़ाई कर दी और जूनागढ़ का किला भी छीन लिया। तो इसने क्या किया था यहाँ पर, जो बधानगढ़ गढ़वाल के, ठीक है ध्यान रखिए आपके पास, किसने, बाज बहादुर चंद ने। तो इसने बधानगढ़ पर भी किला किया था। देखिए 52 गढ़ जो थे उस समय कितने गढ़ हुआ करते थे, 52 गढ़। गढ़वाल तो 52 गढ़ में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया कि बधानगढ़ पर इसने क्या कर दिया, चढ़ाई कर दी और लोहाबाग को भी जीत लिया और साथ ही जूनागढ़ का किला भी यहाँ पे से छीन लिया था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसने क्या किया कि एक मल्ला महल स्थापित किया। वहाँ से उसने देवी नंदा देवी की मूर्ति जो उठाई और उसको मल्ला महल में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया था। कहाँ पर स्थापित कर दिया था, मल्ला महल में स्थापित कर दिया था। इंपॉर्टेंट आपके पास ये पॉइंट है। इसका शासनकाल काफ़ी तेजस्वी रहा है और कई इसने यहाँ पर कई परगने मतलब कि प्रशासनिक की छोटी इकाई को हम परगना कहते थे। ठीक है, उस समय परगना के रूप में उसको जाना जाता था। तो उसको परगने के रूप में जानने के साथ साथ उसका राज्य का जो विस्तार भी किया, और लेकिन इनके पुत्र उद्योत चंद द्वारा इनके खिलाफ बगावत कर दी गई और इनका अंतिम समय जो था वो काफ़ी बुरी तरीके की। ऑब्वियसली है कि जब बेटा खुद उसका क्या कर दे, बगावत पर उतर जाए, तो ऑब्वियसली है उसके साथ देने वाला कोई नहीं था। तो उसके बाद उसका जो था अंतिम जो समय था वो काफ़ी बुरा बीता था यहाँ पे, जिस कारण राजा को हमेशा कोई ना कोई इस प्रकार से भय बना रहता था कि कोई ना कोई उसको क्या कर देगा, मार डालेगा। और उसने इस भय से सारे अपने नौकर वगैरह सबको अपने यहाँ से निकाल दिया था, नौकरी से निकाल दिया था। और अंत में इसकी राजा की मृत्यु 1678 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास पॉइंट है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे आपके पास पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जैसे कि इसमें मैं आपको पहले बताया था कि बाजपुर का जो यहाँ पे निर्माण इसने यहाँ पे किया था, बाजपुर नामक नगर की स्थापना की थी, जो कि अगर वर्तमान समय में देखें तो एक एससी सीट यहाँ से जाती है। जो उधम सिंह नगर से कितनी सीट, एक एससी सीट यहाँ से जाती है। देखो उधम सिंह नगर से 2 सीटें जाती हैं आरक्षित, एक जाती है नानकमत्ता जो जाती है वो तो जाती है आपकी एसटी की सीट जाती है, और एक जाती है बाजपुर जो जाती है आपकी एससी की सीट जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये। उद्योत चंद द्वारा दूसरा आपके पास आता उद्योत चंद, यानी कि इसका पुत्र जो था उसका, उसके वजह के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि बाज बहादुर चंद के पास का पुत्र उद्योत चंद ने उसमें क्या करता था, उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। अब आता है उद्योत चंद के बारे में बात करते हैं। राजा उद्योत चंद जो था 1678 में राजा बना, लेकिन जो था कि बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद निर्विरोध राजा बना।
लोग भी प्रसन्न हुए क्योंकि एक अन्यायी राजा की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी। बाज बहादुर चंद को गलत तरीके से यहाँ पे लास्ट में पेश होना पड़ा था। बरम मुवानी पिथौरागढ़ के में इसका ताम्रलेख मिलता है, जिसने नेपाल को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, और अजमेरगढ़ में अधिकार करने का उल्लेख भी मिलता है। तो मुवानी पिथौरागढ़ के ताम्रलेख में पता चलता है कि उद्योत चंद ने नेपाल को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास फिर से आ गया है। चंद वंश का कौन सा राजा था जिसने नेपाल को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो वो था उद्योत चंद। इसके बारे में किससे जानकारी मिलती है? मुवानी पिथौरागढ़ के ताम्रलेख से। इन्होंने तल्ला महल का निर्माण करवाया था। तो तल्ला महल का निर्माण करवाया था उद्योत चंद ने, ठीक है। इससे पहले रुद्रचंद की बात होती है जिसने मल्ला महल का निर्माण करवाया था। मल्ला महल, तल्ला महल दोनों ध्यान रखिए किसी इसके बारे में। यह राजा धर्म कर्म के बड़े पक्के थे। इन्होंने कई मंदिर बनवाए, ठीक है, और यज्ञ भी करवाए। अपने अंतिम समय में आते उसको देख अपनी जो पूजा पाठ में लग गया और अपनी राजगद्दी ने अपने पुत्र को दे दी और अपने आप पूजा पाठ में लीन हो गया और स्वर्ग सिधार गया। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो तल्ला महल का किला जो था वो बनाया था उद्योत चंद ने। मल्ला महल का किला रुद्रचंद ने बनाया था। देखिए किलों के बारे में वीडियो जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं राजा ज्ञानचंद। पूर्व के राजा जो थे वो प्रायः गद्दी पर बैठने के एक उनका रूल बन गया था कि हमने गद्दी पर बैठना है और डोटी यानी कि नेपाल पर चढ़ाई करनी है। तो इसने भी वही किया। तो इसने भी क्या किया कि डोटी पर चढ़ाई कर दी। अब चंद वंश की उत्तराधिकारी का रूल यहाँ पे बन गया था और उसने फिर साथ साथ इसने क्या कर दिया, गढ़वाल पर भी इसने बच्चा जो यानी कि साथ ही इनके जैसे कि डोटी यानी कि नेपाल पर चढ़ाई करने का नियम था, वैसे इन्होंने अब गढ़वाल पर भी चढ़ाई करने का नियम बना लिया था। 1699 में गढ़वाल पर आक्रमण कर राजा ज्ञानचंद की फौज श्रीनगर तक आ पहुंची। इसने बधानगढ़ी को लूट कर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अल्मोड़ा में स्थापित की थी। देखिए राजा ज्ञानचंद, देखिए आपके पास राजा ज्ञानचंद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था? 1699 में किया था। और इसकी सेना कहाँ तक, यानी कि चंद वंश का कौन सा शासक था जिसकी सेना श्रीनगर तक आ पहुंची थी? तो वो था ज्ञानचंद। साथ ही इसमें आपके पास हो सकता है कि बधानगढ़ी के मंदिर को किसने लूटा था? ज्ञानचंद ने लूटा था। नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को किसने अल्मोड़ा में प्रतिस्थापित किया था? तो ज्ञानचंद ने किया था। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए हैं, ठीक है। 10 वर्ष शासन करने के बाद वह स्वर्ग सिधार गया, जिसके बाद उसका पुत्र जगत चंद जो था वो गद्दी पर बैठा। जिसके बाद कौन था? जगत चंद, जो इसका पुत्र जो था वो जगत चंद गद्दी पर बैठा। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में जो आपके पास जो था आज के वीडियो में इतना ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लक्ष्मी चंद से लेकर और जगत चंद के बारे में। आगे हम इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जगत संघ से चंद से स्टार्ट करेंगे और महेंद्र चंद तक इसको लेके जाएंगे, जो कि आपके पास लास्ट वीडियो होगा इसका पार्ट 3 चंद्रवंश का। तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।